नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उदयपुर में आरएसएस को चुनाव मैदान में आने के बयान पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कड़ा पलटवार किया है। कटारिया ने सीएम गहलोत को निशाने पर लेते हुए कहा कि आपकी 3 पीढ़ियां यही भाषा बोलते बोलते थक गई, लेकिन संघ आगे बढ़ता रहा और आगे बढ़ता रहेगा। संघ आपकी और मेरी पैदाइश के पहले पैदा हुआ। उस समय न तो राज करने की कल्पना थी, न राज के बारे में सोचा था, पर देश को बनाने की दृष्टि से व्यक्ति निर्माण के काम में संघ लगा। कटारिया ने ये भी कहा कि संघ राजनीति नहीं करता है। उन्होंने कांग्रेस को हल्की भाषा का इस्तेमाल नहीं करने की नसीहत दी। पहले तो आप अपनी बुद्धि को थोड़ा सा पढ़ लिख करके ठीक करो और इस प्रकार की भाषा बोल करके अपने पार्टी का अंत मत करो। जो अच्छी भली पार्टी थी आज कोने में घुस गई है और अब तुम्हारे मन की पीड़ा के और राज की जो भभेटे आ रहे हैं ना, उसके कारण से इस प्रकार के हल्के शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। मैं सोचता हूँ आप अपनी भाषा को सुधारो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रामनवमी पर हुई हिंसा को पूर्व नियोजित बताया है। गौरतलब है कि एमपी के खरगोन और राजस्थान के करौली की हिंसा से देश स्तब्ध है। हिंसा की देश भर में निंदा हो रही है। इसी कड़ी में 3 दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा कि रामनवमी पर जुलूस लेकर हम पाकिस्तान तो नहीं जा रहे थे, बल्कि अपने देश में ही थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जिन्ना के रास्ते पर चलते हुए देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएफआई जैसे संस्था की स्क्रिप्ट है और उनका जो जिनकी सोच है देश में गजवाए हिंद लाना, इस्लामिक स्टेट बनाना, ये सोच है। हमने तो कभी नहीं कहा। देश में किन लोगों ने कहा कि उन गलियों में क्यों जाते हैं? अरे भाई, 47 में एक बार बंटवारा हो चुका धर्म के आधार पर। क्या तुमने बांट दिया गलियों को? क्या कोई बंटवारा हुआ राजस्थान की सरकार ने की या मध्य प्रदेश की सरकार ने या किसी राज्य ने या भारत ने? जो लोग ये बात करते हैं उनके सोच में जिन्ना की सोच है। उदयपुर जिले की गोगुंदा पुलिस ने शुक्रवार रात प्रशिक्षु आईपीएस सुशील कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई में विमल गुटखा के 120 बोरे बरामद किए गए। सुशील कुमार बिश्नोई ने बताया कि गोगुंदा टोल नाके के नजदीक नाकेबंदी के दौरान उदयपुर से आ रहा एक टाटा ट्रक चालक पुलिस जाब्ता को देखकर ट्रक को भगाने लगा, जिस पर पुलिस ने पीछा करते हुए ट्रक को रुकवाया और चालक से नाम पूछने पर उसने अपना नाम आस मोहम्मद बताया। गाड़ी की तलाशी के दौरान गाड़ी में भारी मात्रा में विमल गुटखा पाया गया। चालक से विमल गुटखा के कागजात मांगने पर उसके पास महज 3,84,000 रुपए का ई-वे बिल मिला। गाड़ी की तलाशी के दौरान गाड़ी में विमल गुटखा के 120 बोरे मिले, जिसकी बाजार में कीमत 50 लाख से अधिक बताई जा रही है। ये विमल गुटखा अहमदाबाद से सुमेरपुर ले जाया जा रहा था, जिसे लेकर पुलिस ने एमवी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा के हिट एंड रन केस में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कार चालक महेंद्र अरोड़ा वल्लभनगर थाना गुमानपुरा का निवासी है। महेंद्र अरोड़ा शहर की मशहूर शिमला बेकरी का मालिक है। मिली जानकारी के मुताबिक रिश्तेदार को स्टेशन छोड़ने जाते समय महेंद्र ने फुटपाथ पर सोते हुए परिवार पर बेकाबू कार चढ़ा दी थी। हादसे में दिनेश बागरी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उसके परिवार के 2 सदस्य पत्नी वीनूबाई और बेटा राकेश घायल हो गए थे। हादसे के बाद महेंद्र मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने महेंद्र की कार जब्त कर ली थी। पुलिस ने सोए व्यक्तियों पर तेज गति से और खतरनाक तरीके से कार चलाकर पूरे परिवार को कुचल देने की घटना की गंभीरता को देखते हुए गैर इरादतन हत्या में मामला दर्ज किया था। बीती रात कार की बात आ रही है, कार वाले तेज गति से कोई कारण ऐसा हमारे को बताया गया। सामने इससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसकी पत्नी जहरीला बच्चा।
सवाई माधोपुर में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के चलते जिला मुख्यालय के कई इलाकों में लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। मुख्यालय की कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पर लोगों को समुचित पेयजल प्राप्त नहीं हो रहा। ऐसे में लोगों को पेयजल के लिए मारामारी करनी पड़ रही है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित हरसहाय, कटला, नीम चौकी जैसे इलाकों में लोग पेयजल के लिए कठिन मशक्कत करते हुए देखे जा सकते हैं। पर्याप्त जलापूर्ति नहीं मिलने के अभाव में कई मर्तबा टैंकर भी मंगवाने पड़ रहे हैं। सुबह सवेरे होने वाली पेयजल आपूर्ति में लोग सभी काम धाम छोड़कर पेयजल का जुगाड़ करने में व्यस्त देखे जा सकते हैं। लोगों का कहना है कि कुछ ही देर नलों में पानी आता है, जो कि पर्याप्त नहीं होता। पानी की बहुत समस्या हमारे यहाँ पर। नीम चौकी के अंदर पानी नहीं आ रहा। बिल्कुल भी पानी आता? हाँ, नहीं आता बिल्कुल भी। थोड़ी देर पानी आता है, 10 से 15 मिनट पानी आता है। आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया और उस एतबार की हकीकत देखिए। जिस उम्र में बच्चे पढ़ते लिखते हैं, अपना भविष्य संवारते हैं, उस उम्र में बच्चे पानी के लिए पसीना बहा रहे हैं। तस्वीरें भरतपुर की हैं, जहां बढ़ती गर्मी के साथ ही लोग पानी के लिए परेशान होने लगे हैं। पानी की उचित सप्लाई नहीं होने से लोगों को पेयजल के लिए टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने की बजाय सुबह से ही पानी लाने की व्यवस्था में लग जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को 1 से 2 किलोमीटर दूर जाकर पीने के लिए पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, जबकि जलदाय विभाग पानी की आपूर्ति को लेकर बड़े बड़े दावे करता है। जब लोग अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो अधिकारी आश्वासन की घुट्टी पिलाकर लौटा देते हैं। 2-2 घंटे इंतजार करते, कोई नल नहीं आता। सुबह हम बिना नहाए धोए स्कूल जाते हैं, बिना पानी पिए प्यासे रहता है पूरे दिन। हमें 1-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी भरने। यहाँ पे टंकी है, उसका भी कनेक्शन हमारे घरों तक नहीं है। बड़ी पानी की है, पीने के लिए पानी नहीं है, पानी के लिए तबाह हो रहे हैं। टैंकर आते हैं, जब बड़ी मुश्किल से पानी मिलता है, वो भी पानी सही नहीं होता है, इसलिए परेशानी है। टंकी पास में है, फिर भी पानी नहीं है। पानी बीच मीन प्यासी वाली कहावत कोटा में चरितार्थ हो रही है। शहर चंबल के किनारे बसा है, लेकिन फिर भी पेयजल की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी तक पाइपलाइन तक नहीं पहुंची है, जिसके कारण लोगों को फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। इससे लोगों की सेहत पर प्रतिकूल असर भी देखने को मिल रहा है। कोटा को चंबल का वरदान है, लेकिन उसके बाद भी कोटा की जनता पानी के लिए तरस रही है। पीने का पानी कोटा की जनता को नहीं मिल पा रहा है, और जो पानी मिल पा रहा है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये वो पानी है जो कोटा की जनता पीने को मजबूर है। बोरिंग का ये पानी है, फ्लोराइड युक्त पानी पीने को आप लोग मजबूर हैं। बिल्कुल, ये पानी यहाँ का जो दूषित पानी है, TDS बोरिंग का पानी है, वो 900 से लेके 2000 तक TDS का पानी है। और बारिश के टाइम पे तो TDS और बढ़ जाता है, 2200 तक हो जाता है। ये कौन सा दुर्भाग्य है यहाँ की जनता का। सवाई माधोपुर जिले की सीमा पर 138 करोड़ रुपए की लागत से इसरदा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है। इस पर अब तक 696 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 2004 में इस बांध की नींव रखी गई थी। 31 में से 28 ब्लॉक के फाउंडेशन से लेकर गेट तक का काम अब पूरा हो चुका है। लगभग 40% काम पूरा होने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि 2023 में ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद 4 जिलों के लिए इसरदा बांध वरदान साबित होगा। अगले साल तक बांध में करीब 4 TMC पानी रोक लिया जाएगा। इसरदा बांध 4 जिलों के 1096 गांवों के लिए वरदान साबित होगा। इसरदा बांध परियोजना 1028 करोड़ की महत्वाकांक्षी पेयजल परियोजना है। पेयजल हेतु बांध निर्माण की परियोजना। अभी इस समय बांध में नींव की खुदाई का कार्य और बांध में मिट्टी का कार्य चालू है, और हमने मिट्टी का बांध भी हमने बनाना इसका शुरू कर। ये जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इस इसरदा बांध का निर्माण करवा रही है, करोड़ों का बांध है ये, इसकी लागत करोड़ों की है। और इससे जो है वाटर लेवल है यहाँ का, जो आसपास के क्षेत्र है पूरा करीब जो है 60-70 गाँव हैं, उनका वाटर लेवल बढ़ेगा।
श्रीगंगानगर की जीवनदायिनी गंगनहर में नहर बंदी के दौरान हो रही साफ सफाई सिर्फ खानापूर्ति साबित हो रही है। सांसद निहाल चंद मेघवाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल ने साफ सफाई का निरीक्षण किया, जिसके बाद सांसद ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार ने पंजाब सरकार को 2 करोड़ की राशि सफाई कार्य के लिए जारी की है, लेकिन सफाई का कार्य सही ढंग से नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने तब तक तो सफाई के टेंडर ही नहीं जारी किए थे। आनन फानन में पंजाब के अधिकारियों ने कार्य शुरू कर दिया, लेकिन इनके पास साफ सफाई के लिए पर्याप्त संसाधन ही नहीं है। नहरों की प्रॉपर सफाई हो और किसानों को प्रॉपर मात्रा में पानी मिले। अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्या केवल निरीक्षण ही पर्याप्त है? निरीक्षण पर्याप्त नहीं है। हम कलेक्टर के मार्फत सीएम को ज्ञापन भी देने जा रहे हैं और उनको चेताएंगे, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो गंगानगर बर्बाद होने की कगार पे आ जाएगा। गंगानगर की जीवनदायिनी नहर गंग नहर है और इस गंग नहर को इस तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता। डीसिल्टिंग का काम होता तो हम प्रॉपर मात्रा में पानी ले पाते, पानी लेते तो हम बिजाई कर पाते। कभी काले पानी के नाम से पहचान रखने वाले रेगिस्तानी बाड़मेर जिले को जब रिफाइनरी जैसे बड़े प्रोजेक्ट की सौगात मिली तो ऐसा लगा जैसे अब बाड़मेर जिले की तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी राम के रूठने के साथ साथ राज भी रूठ गया है। दरअसल 45 डिग्री के इस तापमान में जब पानी ही नसीब नहीं होगा तो वाजिब है कि अकाल की छाया ही देखने को मिलेगी। यही वजह है कि बाड़मेर जिले के कई इलाके इन दिनों भयंकर अकाल की चपेट में है। हालात ये हो गए हैं कि चारे पानी के अभाव में सैकड़ों की संख्या में गौवंश दम तोड़ चुके हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीरें खुद अकाल की भयावह स्थिति बयां कर रही हैं। ये एक कांजी हाउस है और कांजी हाउस में नगर पालिका शहर में आवास वसूल क्या करके यहाँ रखती है 7 दिन के लिए। 7 दिन के बाद छोड़ने की व्यवस्था करती है। कहाँ छोड़ने की व्यवस्था? क्या वैकल्पिक व्यवस्था? खाने की व्यवस्था उसके बाद कर नहीं सकती और गवर्नमेंट की तरफ से आज अलग बजट है नहीं, न प्रधान है। प्रधान होने के कारण ये पशु हमने 7 दिन यहाँ रखे और वापस को छोड़ दिया। हम भी किसान हैं, मगर इस सारे की कोई जांच नहीं होती है। बाजरी का है या जवार का है या गेहूं का है या चने का है, इसका कोई मालूम नहीं है और सारा भी भरपूर देते नहीं है। और इस गौशाला के अंदर कम से कम 5-5, 10 दिन मरे हुए पड़े रहते हैं। भीषण अकाल को देखते हुए बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने कुछ गांवों में पशु शिविर खोलकर कुछ राहत तो दी, लेकिन जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि नगर परिषद की संचालित इस नदी गौशाला में दर्जनों की संख्या में चारे पानी के अभाव में गौवंश ने दम तोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि केवल बालोतरा में ही ये स्थिति है, बल्कि जिले भर में प्रत्येक ब्लॉक की यही हालत है। अजमेर के गंज थाना इलाके के भोजनशाला के पास शुक्रवार रात एक गैस चूल्हे के गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी। इसी बीच गोदाम मालिक भी मौके पर पहुंच गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया था। गोदाम में रखे गत्ते और कार्टन ने तेजी से आग पकड़ ली और फैलती गई। आग से किसी तरह की हानि नहीं हुई, लेकिन गोदाम में रखा सारा माल जलकर खाक हो गया। फिलहाल गंज थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। गैस भट्टी और चूल्हे, गैस स्टोव्स वगैरह है, एलपीजी स्टोव्स वगैरह जो गत्ते की पैकिंग में आते हैं, उन गत्तों में शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। अभी सुबह होने पे मालूम चलेगा किस वजह से हुआ है। अभी फिलहाल ये अभी 8:30-9 बजे के आसपास की बात है। हम दुकान मंगल करके 8:30 बजे चले गए थे। 9 बजे हमारे पड़ोसी हैं, जिनसे अच्छा व्यवहार है, इन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि भैया आग लगी हुई है, तो मैं भागता हुआ आया। फिर खोल के दरवाज़ा खोल के, जब तक मेरे पास में गैस बुझाने की सिलेंडर्स थे उससे काम किया। जब तक अग्निशमन वाहन आ गया था तो उन्होंने अपना काम किया। दुकान और गोदाम दोनों ही हैं। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना पाया गया और अग्निशमन की गाड़ी है मौके पर, जिसके कारण आग पर काबू पाया गया। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। जिसे आप में से कोई लोग कबाड़ खाना समझने की भूल कर रहे हैं, उसकी हकीकत आपको हैरान कर सकती है। जी हाँ, ये अस्पताल है, लोगों को सेहत की दवा देने वाला, लेकिन इसकी अव्यवस्था की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसकी पोल तब खुली जब भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने अस्पताल की सुध ली। तस्वीरें वैर सीएससी सेंटर की है। सांसद के निरीक्षण में न कोई डॉक्टर मिला और न ही मरीजों को लाने के लिए कोई एम्बुलेंस दिखी। इस दौरान अस्पताल में मौजूद मरीजों और उनके परिजनों से सांसद रंजीता कोली ने बात की तो उन्होंने अस्पताल के हालात बताए।
मरीजों ने कहा कि अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर रहता है और ना ही मरीजों को समुचित इलाज मिल पाता है, जिसे लेकर सांसद रंजीता कोली ने सीएमएचओ को फोन पर सारी जानकारी मांगी तो सीएमएचओ ने कहा कि व्यवस्थाओं को सुधारने के प्रयास किए जाएंगे। अभी मैं सीएससी पर बिना बताए ही चेक करने के लिए आई थी तो मैंने देखा एक पेशेंट जो कि बीमार थी, उसको चक्कर आ रहे थे और उसको डिस्चार्ज कर दिया। तो इस तरीके से अभी डॉक्टर साहब द्वारा ही बताया गया है कि हमारे एम्बुलेंस में डीजल के लिए पैसे नहीं हैं। कि मैंने वॉशरूमों को देखा है, किसी भी वॉशरूम पर कोई गेट नहीं है, जबकि वह महिला वार्ड है। भारत पाक सीमा के सरहदी जिले बाड़मेर में एक बार फिर मां की ममता के शर्मसार होने का मामला सामने आया है। मामला जिला अस्पताल का है, जहां एक अज्ञात महिला अपने कलेजे के टुकड़े को पालना गृह में छोड़कर फरार हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल में रात करीब 12 बजे कोई अज्ञात महिला एक नवजात बच्ची को पालना गृह में छोड़कर फरार हो गई। अस्पताल के कर्मचारियों ने पता चलने पर नवजात को महिला और शिशु अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया। इस दौरान शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश चौहान ने नवजात की जांच की। डॉक्टर हरीश चौहान के मुताबिक नवजात पूरी तरह से स्वस्थ है। गौरतलब है कि बाड़मेर जिले में मां की ममता के शर्मसार होने का ये पहला मामला नहीं है। एक साल में करीब 8 से 10 माताएं अपने कलेजे के टुकड़े को इस तरह लावारिस हालत में छोड़कर जा चुकी हैं। इस बार काफी 3-4 महीने के पश्चात एक शिशु फीमेल चाइल्ड है तो पालना गृह में परसों 13 तारीख को रात को 11:15 बजे रिसीव किया था हमारा स्टाफ ने। फीमेल चाइल्ड है, 2 दिन बच्चा ऑक्सीजन पे था। अभी बच्चा एकदम स्वस्थ है और उसका वजन जन्म का वजन था 2 किलो 390 ग्राम। अभी बच्चा ठीक है और फीडिंग करा रहे हैं। कुछ दिन बाद इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। लाल दे लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर व्रज दे दानव दलन जय जय कपीसुर। पूरे प्रदेश में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश देवस्थान विभाग ने सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया है। 550 मंदिरों में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया है। जयपुर के हवा महल के श्री रामचंद्र मंदिर में भी सुंदरकांड का पाठ हुआ, जिसमें देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत शामिल हुई। उन्होंने प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना की और प्रदेश में जनसेवा के कामों के लिए सीएम गहलोत का आभार जताया। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तस्वीरें दौसा की है। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर दौसा के महतपुर बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश भी अपने पति आईएएस घनश्याम बैरवा के साथ मंदिर पहुंची और बालाजी के दर्शन किए। उन्होंने बालाजी की पूजा अर्चना की और पाठ भी किया। उन्होंने प्रदेश में सुख शांति की कामना की। इस अवसर पर मंदिर ट्रस्ट ने मंत्री ममता भूपेश की आगवानी की और उन्हें बालाजी महाराज की प्रसादी दी। दर्जी समाज के आराध्य देव संत पीपा जी की 699वीं जयंती पर डूंगरपुर शहर में दर्जी समाज की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। महारावल स्कूल के सामने मंगलेश्वर महादेव मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा पुराने शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। इस दौरान बैंड बाजे पर धार्मिक गीत और गरबा गूंजते रहे, जिस पर शोभा यात्रा में शामिल महिला, पुरुष और बच्चों ने नृत्य भी किया। शोभा यात्रा में संत पीपा जी की तस्वीर और झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। वहीं घोड़ों पर सजे धजे बच्चे बैठे हुए थे। शोभा यात्रा पुराने अस्पताल, सोनिया चौक, मानक चौक, दर्जीवाड़ा, कानेरा पुल, मोची बाजार होते हुए वापस मंगलेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। मंदिर में भगवान की आरती उतारी गई। इसके बाद शहर के उदय विलास रोड पर बनेश्वर शिवालय में भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं महाप्रसाद के साथ समापन भी हुआ। डूंगरपुर जिले में भी राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पुलिस लाइन ग्राउंड में सेरेमोनियल परेड का आयोजन हुआ। एसपी सुधीर जोशी ने परेड की सलामी ली।
इधर पुलिस दिवस के मौके पर एसपी जोशी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस के 84 जवानों को उत्तम सेवा चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं एसपी जोशी ने जिले में बेहतर पुलिसिंग करने पर अतिरिक्त जिला अधीक्षक अनिल मीणा, डूंगरपुर डीएसपी राकेश शर्मा सहित विभिन्न थाना अधिकारियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में एसपी जोशी ने डूंगरपुर टीम को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई दी और भविष्य में बेहतर कार्य करते हुए डूंगरपुर पुलिस का नाम रोशन करने की अपील की। इस अवसर पे जो पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारी जिनके द्वारा श्रेष्ठ कार्य किया गया है, उनको आज उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान किया गया है और अच्छा कार्य करने पर, सेवा रिकॉर्ड अच्छा होने पर यह उत्तम सेवा चिन्ह दिया जाता है, जो आज इस कार्यक्रम में दिया गया। आज राजस्थान पुलिस दिवस है। आज ही के दिन सन 1949 में राजस्थान पुलिस की स्थापना की गई थी, जिसके बाद से हर साल 16 अप्रैल को प्रदेश में राजस्थान पुलिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। झुंझुनू में भी पुलिस दिवस मनाया गया। इस मौके पर एसपी प्रदीप मोहन शर्मा ने पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली और 26 पुलिस कर्मियों को उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान किए। चिड़ावा डीएसपी सुरेश शर्मा को सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान के लिए गृह मंत्री पदक से नवाजा गया। एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह ने बताया कि इस बार सर्वोत्तम सेवा चिन्ह के लिए एक और अति उत्तम सेवा चिन्ह के लिए 4 पुलिस कर्मियों का चयन किया गया है। इस कार्यक्रम के बाद एसपी ने पुलिस कर्मियों के साथ संपर्क सभा भी की, जिसमें उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान का भरोसा दिया। 16 अप्रैल को प्रतिवर्ष राजस्थान पुलिस दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज पुलिस लाइन झुंझुनू में परेड का आयोजन किया गया और उसके अलावा अच्छा कार्य करने वाले पुलिस कार्मिकों को सेवा चिन्ह प्रदान किए गए। जी हाँ, ये शहर है जोधपुर। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर ये शहर न सिर्फ मरुधरा की शान है, बल्कि देशी विदेशी पर्यटकों का पसंदीदा शहर रहा है। खास टूरिस्ट प्लेस होने के कारण यहाँ की व्यवस्था को भी खास चाक चौबंद होना चाहिए। खासकर सड़कें तो वर्ल्ड क्लास होनी ही चाहिए। जोधपुर की सड़कें हैं भी खास, लेकिन कैसी, जरा देखिए। तो ये रोड आगे आके बंद है। समझो पूरे जोधपुर के ये हालात है कि ज्यादा लाइन जहाँ पे समाप्त होती है वहाँ पर आगे एक रेलिंग लगी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि व्यक्ति पैदल उस रोड को पार करेगा कैसे, इस ज्यादा लाइन का उपयोग क्या है। जी हाँ, ये जोधपुर शहर की सड़कों पर जेडीए, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों की इंजीनियरिंग का कमाल है। सड़क क्रॉस करने के बाद आगे से ये सड़क बंद हो जाती है। बड़े शहरों में सड़क के आसपास कई तरह के चिन्ह बनाए जाते हैं। साथ ही सड़क को पैदल पार करने के लिए एक ज़ेब्रा लाइन होती है, जिसका इस्तेमाल कर कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति या पैदल चलने वाला सुरक्षित सड़क पार कर सकता है। जोधपुर में भी इस नियम का पालन किया गया है, लेकिन अधूरा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जैसलमेर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी फरियाद केंद्रीय मंत्री को सुनाई, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहे। बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र सरकार की ओर से संचालित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक लेने जैसलमेर आए हैं। बैठक से पहले मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने धरातल पर हो रहे कार्यों, समस्याओं और सुझाव की जानकारी के लिए जन सुनवाई की। धरातल की सारी समस्याओं को समझने के लिए, उनको और हकीकत को जानने के लिए एक जन सुनवाई ऐसी आयोजित की थी, जिसमें पूरे जिले भर से लोग आकर के अपने विषय रख सके। लोगों ने आकर के अपनी समस्याओं के बारे में कहा है। मूल रूप से पानी और बिजली, इन 2 विषयों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं।